नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। ओलंपिक में 13 साल बाद भारत को दिलाया गोल्डन पदक। जी हां दोस्तों, भारतीय जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के फाइनल में इतिहास रच दिया है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया। नीरज ने 87.58 की सर्वश्रेष्ठ दूरी तय करते हुए गोल्ड पर कब्जा किया। क्वालिफिकेशन राउंड में भी नीरज अपने ग्रुप में टॉप रहे थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2008 बीजिंग ओलंपिक के बाद यह पहला गोल्ड मेडल है किसी इंडिविजुअल भारतीय खिलाड़ी के नाम। दोस्तों जेवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज चोपड़ा शुरुआत से ही सबसे आगे रहे। उन्होंने पहली ही कोशिश में 87.03 मीटर की दूरी तय की। वहीं दूसरी बार में उन्होंने 87.58 मीटर की दूरी तय की। इसी के साथ उन्होंने अपने क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड से भी ज्यादा दूर भाला फेंका है। जेवलिन थ्रो में यह भारत का अब तक का सबसे पहला मेडल है। इतना ही नहीं, एथलेटिक्स में भी यह भारत का पहला ही मेडल है। दोस्तों ओलंपिक खेलों में यह भारत का 13 साल बाद पहला गोल्ड मेडल है। नीरज चोपड़ा से पहले बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था। यह ओलंपिक में भारत का कुल दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड है। इससे पहले भारत के हॉकी में 8 गोल्ड मेडल आ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बजरंग पूनिया ने कजाकिस्तान के पहलवान को 8-0 से हराकर ब्रोंज मेडल जीता। भारत को मिला छठा मेडल। जी हां दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने छठा मेडल जीत लिया। हालांकि उसके कुछ देर बाद ही भारत के जेवलिन थ्रो स्टार नीरज चोपड़ा ने भी गोल्ड मेडल जीत लिया। दोस्तों भारत के स्टार रेसलर बजरंग पूनिया ने फ्री स्टाइल कुश्ती के 65 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के दौलत निजबेकोव को 8-0 से हरा दिया। भारत ने इसके साथ ही सबसे सफल रहे 2012 लंदन ओलंपिक के मेडल रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। लंदन में भारतीय दल ने 6 मेडल जीते थे। दोस्तों क्वार्टर फाइनल में शानदार शुरुआत करने के बाद बजरंग सेमीफाइनल मुकाबला हार गए थे। बजरंग के पिता ने कहा था कि बेटा आज तक कभी खाली हाथ नहीं लौटा है, वह ब्रॉन्ज जरूर लाएगा। पूरे देश की दुआएं उसके साथ है। 1 महीना पहले उसके घुटने में चोट लग गई थी, फिर भी वह सेमीफाइनल तक पहुंचा। बजरंग ने पिता की बात को सच कर दिखाया। दोस्तों सेमीफाइनल में बजरंग अजरबैजान के हाजी अलीयेव से 12-5 से हार गए थे। अलीयेव के खिलाफ मैच में शुरुआती मिनट में ही बजरंग ने 1 पॉइंट की बढ़त बना ली, लेकिन अजरबैजान के पहलवान ने बजरंग पर उन्हीं का दांव लगा दिया। हाजी अलीयेव फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुए, इसलिए बजरंग को रैप चेंज के जरिए ब्रोंज मेडल के लिए लड़ने का मौका मिल रहा था, जिसको उन्होंने ब्रोंज मेडल के रूप में भुना लिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन अपडेट। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को मिला इमरजेंसी अप्रूवल। देश में अब 5 टीके हुए। जी हां दोस्तों, देश में भले ही कोरोना की दूसरी लहर अभी तक खत्म नहीं हुई हो, लेकिन भारत का पूरा फोकस वैक्सीनेशन बढ़ाने में ही है। वहीं देश में बढ़ते डेल्टा वेरिएंट मामलों के बीच वैक्सीनेशन के मोर्चे पर एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। दोस्तों केंद्र सरकार ने अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जॉनसन एंड जॉनसन की यह वैक्सीन जल्द ही भारतीय बाजार में मिलनी शुरू हो जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शनिवार को अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले हफ्ते ही अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति मांगी थी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें अब भारत में आपात इस्तेमाल की मंजूरी के लिए क्लिनिकल ट्रायल की जरूरत नहीं है। इस वजह से सीधे ही जॉनसन एंड जॉनसन को पास कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को दी चेतावनी। योगी के नेतृत्व में लड़ा चुनाव तो नहीं करेंगे गठबंधन। जी हां दोस्तों, सुहलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि अगले साल यूपी में होने वाले चुनावों के लिए बीजेपी भले ही उनकी सभी शर्त मान ले, इसके बावजूद अगर बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा तो वे उससे गठबंधन नहीं करेंगे। राजभर ने कहा कि वे 27 अक्टूबर को पार्टी का स्थापना दिवस मनाएंगे। उसी दिन 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने फैसले की घोषणा भी करेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पहले तो बीजेपी से उनका गठबंधन होने वाला ही नहीं है। अगर बीजेपी ऐसा चाहती है तो उसे देश भर में जातिवार गणना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना, पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री घोषित करना, एक समान और अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा जैसी शर्तें माननी होंगी। राजभर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की झूठी तारीफ कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि अगला विधानसभा चुनाव योगी के ही नेतृत्व में लड़ा
लड़ा जाएगा। ऐसी स्थिति में हम भाजपा से कतई गठबंधन नहीं करेंगे। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए राजभर ने कहा कि राज्य में योगी सरकार पूर्ण रूप से फेल है। जब मैं मंत्री था तो सोनभद्र गया था, दौरे के बाद आया तो वहां की व्यथा मुख्यमंत्री को बताई। वे कहने लगे कि आप केवल सरकार की आलोचना करते हैं। हमने उन्हें थाने में गरीबों की सुनवाई नहीं होने की बात कही तो वह भी नहीं मानी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी तौर पर सस्पेंड, बहाली की प्रक्रिया जारी, कांग्रेस ने कहा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने कहा है कि राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है। इसे फिर से रिस्टोर करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। पार्टी ने ट्वीट करते हुए कहा कि तब तक वह अपने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए जुड़े रहेंगे और हमारे लोगों के लिए अपनी आवाज उठाते रहेंगे और उनके लिए लड़ते रहेंगे। दोस्तों, कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, राहुल गांधी का अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित हुआ है और इसकी बहाली के लिए जरूरी प्रक्रिया चल रही है। पार्टी ने कहा कि अकाउंट बहाल होने तक वह सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे, लोगों के लिए अपनी आवाज उठाते रहेंगे और उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जय हिंद। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले की 9 वर्षीय पीड़िता के माता पिता से मुलाकात की तस्वीर ट्विटर पर साझा करने के मामले में राहुल गांधी का अकाउंट निलंबित हुआ है। गौरतलब है कि ट्विटर ने शुक्रवार रात राहुल गांधी के इस पोस्ट को हटा दिया था। पिछले दिनों जब राहुल गांधी ने इस तस्वीर को साझा किया था तो उसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ट्विटर और दिल्ली पुलिस को पत्र भेजकर इस मामले में कार्यवाही के लिए कहा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूएई और भारत के बीच उड़ानें हुई शुरू, भारतीय प्रवासियों में खुशी की लहर। जी हां दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच आज से फ्लाइट शुरू होने जा रही है। लंबे समय बाद संयुक्त अरब अमीरात ने कुछ प्रतिबंधित देशों में उड़ान नियमों में ढील दी है। इसी के साथ कई भारतीय प्रवासी छुट्टियां मनाने के लिए घर जाने की सोच रहे हैं। कोरोना के चलते लंबे समय से जारी प्रतिबंधों के चलते कई लोग लंबे समय से अपने घर से दूर हैं। बेंगलोर के विनोद थंगूर जैसे भारतीय 2 साल से अपने घर नहीं गए और अब अपने माता पिता से मिलने के लिए बेचैन है। दोस्तों, खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक विनोद कहते हैं कि मैं अगस्त 2019 में आखिरी बार भारत आया था। तब से मैं अपने माता पिता से मिलने का इंतजार कर रहा हूं जो बेंगलोर में अकेले रहते हैं। वहीं दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारत से दुबई जाना चाहते हैं, उनमें भी खुशी की लहर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान तालिबान, अफगानी सुरक्षा बलों ने तालिबानी गवर्नर सहित 25 लड़ाके मार गिराए। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के कुंदूज और निमरूज प्रांत में सुरक्षा बलों की कार्यवाही में दोनों प्रांतों के तालिबानी गवर्नर सहित 25 लड़ाके मारे गए। रक्षा मंत्रालय के उप प्रवक्ता फवाद अमान ने शनिवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुंदूज प्रांत के दशत आसिर जिले में शुक्रवार रात अफगानिस्तान राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा बल और सार्वजनिक विद्रोही बलों के जवानों के साथ मुठभेड़ में प्रांत के तालिबानी गवर्नर सहित 11 लड़ाके मारे गए। उन्होंने बताया कि निमरूज प्रांत के जराज शहर में तालिबानी लड़ाकों की एक सभा पर वायुसेना के हमले में तालिबानी गवर्नर अब्दुल खालिक समेत 14 लड़ाके मारे गए। इसके अलावा बदख्शा प्रांत की राजधानी फैजाबाद और ताखर प्रांत की राजधानी तालिकान पर तालिबान के हमलों को कल रात सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। शहरों के बाहरी इलाके में सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 10 लड़ाके मारे गए और घायल हुए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बजरंग पूनिया से की बात, बोले आप पर हर भारतीय को गर्व है। जी हां दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले पहलवान बजरंग पूनिया को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत तमाम हस्तियों ने बधाई दी। बजरंग ने शनिवार को 65 किग्रा भार वर्ग में कजाकिस्तान के पहलवान दौलत नियाज़बेकोव पर 8-0 की शानदार जीत दर्ज कर मेडल अपने नाम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बजरंग पूनिया से बात कर उनकी उपलब्धि की सराहना की और कहा कि आज हर भारतीय को उन पर गर्व है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलवान बजरंग पूनिया से बात की और कांस्य पदक जीतने पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने बजरंग के दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत की सराहना की जिसके कारण यह उपलब्धि हासिल हुई है। मोदी ने कहा कि बजरंग की उपलब्धि पर हर भारतीय को गर्व है। इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर लिखा, टोक्यो 2020 से खुशखबरी, बजरंग पूनिया ने शानदार तरीके से मुकाबला किया। आपकी उपलब्धि के लिए आपको बधाई। इस पर हर भारतीय को गर्व और खुशी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
कोरोना महामारी का डर, कर्नाटक में लगा नाइट कर्फ्यू, तमिलनाडु में धार्मिक स्थानों पर पाबंदी, केंद्र शासित प्रदेशों में बड़ा लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, देश के अधिकांश राज्यों में कोरोना के हालात में काफी सुधार आया है। जहां एक तरफ कुछ राज्यों में संक्रमण की रफ्तार थमती नजर आ रही है, वहीं दक्षिण के राज्यों में एक बार फिर से संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तेजी से बढ़ते मामलों को रोकने के लिए कई राज्यों ने एक बार फिर से लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का सहारा लिया है। तमिलनाडु ने शुक्रवार को राज्य में लॉकडाउन को बढ़ा दिया और वहीं कर्नाटक ने महाराष्ट्र और केरल के सीमावर्ती जिलों में वीकेंड कर्फ्यू के साथ साथ नाइट कर्फ्यू को भी बढ़ा दिया है। भारत ने अप्रैल और मई महीने में कोविड-19 की दूसरी लहर का विनाशकारी रूप देखा। संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन और कोविड प्रतिबंधों को लागू किया गया था। अब एक बार जब फिर से कोरोना के केस कुछ राज्यों में बढ़ रहे हैं तो तीसरी लहर का खतरा उत्पन्न हो गया है। अब एक बार फिर से राज्यों ने लॉकडाउन और प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, केरल में तेजी से बढ़ रहे मामलों के बाद कर्नाटक सरकार ने केरल और महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों में वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू को बढ़ा दिया। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की ताजा स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 20,12,37,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 42,72,000 को पार कर गई है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, रशिया, फ्रांस, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, अर्जेंटीना, कोलंबिया आदि देशों का नाम आता है। वहीं दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित देश की बात की जाए तो वह अमेरिका है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे के दौरान 1,68,000 से ज्यादा नए महामारी के मामले सामने आए हैं। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक 3,18,95,000 से ज्यादा इस महामारी के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4,27,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। वहीं दोस्तों इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य की बात करें तो वह है केरल। केरल में पिछले 24 घंटों के दौरान 19,948 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शर्लिन चोपड़ा ने घसीटा शिल्पा शेट्टी का नाम, लगाया गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, राज कुंद्रा के अश्लील फिल्म निर्माण मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच जो एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में वह है शर्लिन चोपड़ा का। शर्लिन चोपड़ा ने अपने बयान क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल में दर्ज कराए हैं, जिसके चलते अब राज की पत्नी और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भी मुश्किलों में उलझती नजर आ रही है। शर्लिन ने अब राज और शिल्पा को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। शर्लिन चोपड़ा ने बताया कि उन्हें राज कुंद्रा ने संपर्क किया फिल्में बनाने के लिए। पहले शुरुआत में उन्हें ग्लैमर के बारे में बताया गया कि ग्लैमरस फिल्में होंगी, फिर उसके बाद ग्रीड ग्लैमर के बारे में बताया गया, फिर उसके बाद उन्होंने मांग की कि इरोटिक बनाएं, फिर उसके बाद उनसे कहा गया कि न्यूड फिल्में बनाएं, और इस तरीके से फिल्मों को बनाने का काम शुरू हुआ। इसके आगे शिल्पा का नाम लेते हुए शर्लिन चोपड़ा ने कहा कि हमसे कहा गया था कि हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है। उस दौरान हमको कोई लीगल नोटिस नहीं दिया गया था। उस वक्त ये लगा ही नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। जब राज कुंद्रा और शिल्पा मुझे शाबाशी देते थे तो मुझे कभी गलत नहीं लगा। ये लोग अच्छे ब्रांड से जुड़े हैं, बड़े बड़े अवार्ड शो से जुड़े हैं, जिनकी खुद की क्रिकेट टीम हो, तो आपको कभी नहीं लगता कि वो आदमी गलत हो सकता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, गहना वशिष्ठ के बेल एप्लीकेशन और राज कुंद्रा की अंतरिम जमानत याचिका पर मुंबई सेशन कोर्ट जल्द ही फैसला देगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुंबई के रेलवे स्टेशन और अमिताभ बच्चन के बंगले में बॉम्ब, फोन कॉल के बाद 2 हुए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, शहर की हाईटेक पुलिस ने झूठी खबर देकर धमकी देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने झूठा फोन करने वाले इन आरोपियों को मुंबई से सटे कल्याण इलाके से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इन दोनों ने शराब के नशे में धमकी भरा कॉल किया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों में से एक ने फोन करके कहा था कि CST भाईखला, दादर और फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन के घर पर बम रखा गया है। इसके बाद CST में GRP और बॉम्ब स्क्वाड ने जांच शुरू कर दी तो पुलिस ने अमिताभ बच्चन के
चारों बंगलों के आसपास पूरी मुस्तैदी से छानबीन की। इस दौरान मुंबई पुलिस ने अमिताभ बच्चन, जो कि घर पर सो रहे थे, को यह जानकारी देकर तंग करना सही नहीं समझा, इसलिए उन्हें बताया ही BDDAS ने पूरी छानबीन की, लेकिन वहां कुछ भी संदिग्ध सामान या बम नहीं मिला। फिलहाल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक पुलिस सुरक्षा बल की अमिताभ बच्चन के घर के बाहर तैनाती कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना खरीदने का सुनहरा मौका। जान लीजिए क्या है आज के दाम। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमत में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अंतिम 5 दिनों में ही सोना करीब 450 रुपए सस्ता हो गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर सोना 0.26% तक गिर गया। बीते सोमवार की बात की जाए तो वह 47,926 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार की बात की जाए तो दिल्ली सराफा बाजार में सोना 46,907 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा है, जबकि चांदी की बात करें तो चांदी 67,165 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1810 प्रति औंस, जबकि चांदी $25.37 प्रति औंस पर अपरिवर्तित रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 3 शिफ्टों में काम कर सकती है दिल्ली पुलिस। 15 अगस्त से पहले पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने दिए यह संकेत। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस वक्त स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त की तैयारियां चल रही है। इसी बीच दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने अपनी स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए करीब 1 घंटे तक उनसे वर्चुअली बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जल्द ही दिल्ली पुलिस के 3 शिफ्टों में काम शुरू करने के भी संकेत दिए। दिल्ली के 208 थानों के स्टाफ से ऑनलाइन संवाद के दौरान कमिश्नर ने कहा कि मैं आपके वेलफेयर के लिए काम करूंगा। पुलिस कर्मियों की ड्यूटी 24 घंटे होती है, इसे देखते हुए मेरी कोशिश रहेगी कि आपके वेलफेयर के लिए काम हो। पुलिस कमिश्नर ने इशारा किया कि आने वाले समय में वे पुलिस कर्मियों की ड्यूटी 3 शिफ्टों में तय कर सकते हैं। दिल्ली CP ने आगे कहा कि हर शुक्रवार को पुलिस स्टाफ के लिए ओपन हाउस होगा, जिसमें दिल्ली पुलिस का किसी भी रैंक का स्टाफ मेरे पास आकर अपनी बात कह सकता है। ऐसे में अगर किसी स्टाफ को अर्जेंट कोई बात करनी है तो वो कभी भी मुझसे मिलने आ सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वेदर अपडेट। अगले 2 दिन तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जानिए क्या है आपके राज्य का हाल। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश और राजस्थान को अगले 2 दिन तक भारी बारिश से निजात नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन तक पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में व्यापक बारिश हो सकती है। मौजूदा वक्त में मानसून की टर्फ बीकानेर, जयपुर, पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों से बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी के हिस्सों में होकर गुजरती है। इसके उत्तर की ओर हस्तांतरित होने की संभावना है। इससे 10 अगस्त से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों और देश के पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में इजाफा होगा। दोस्तों मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट में कहा गया है कि 10 अगस्त से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के विभिन्न हिस्सों में व्यापक बारिश हो सकती है। यही नहीं, 11 अगस्त को उत्तराखंड में और 10 अगस्त को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों में उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। केदारनाथ कौन से राज्य में स्थित है? जी हां दोस्तों, प्रसिद्ध केदार धाम कौन से राज्य में स्थित है? अगर दोस्तों आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।